अच्छा, तो आज हम कोडिंग सेशन करेंगे। जो टॉपिक्स हमने क्लासेस से रिलेटेड लास्ट दो लेक्चर्स में पढ़े थे, एक में इंट्रोडक्शन टू क्लासेस था, हाउ टू क्रिएट क्लासेस एंड देयर ऑब्जेक्ट्स, और उसके एक्सेस स्पेसिफायर्स वगैरह, एंड देन इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। तो जस्ट टू इन ऑर्डर टू हैव क्लासेस, हम अपना पहला स्केलेटन जो है कोड का वो डाल देते हैं। सो हैश इंक्लूड। ठीक हो गया जी? नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। अच्छा। सो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक क्लास हो। लेट्स नेम दैट क्लास एज चेयर। तो हम कीवर्ड यूज करेंगे क्लास, एंड देन नेम ऑफ द क्लास। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, फॉलोइंग द नेमिंग कन्वेंशंस दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर। एक गुड प्रैक्टिस जो है, जिसका आपको एरर नहीं मिलेगा, बट इफ़ यू फॉलो दैट तो दैट वुड बी कंसिडर्ड गुड, क्योंकि रिसर्च जो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है, दे जनरली फॉलो दी स्टैंडर्ड्स। तो आपके क्लास का जो पहला कैरेक्टर है, दैट शुड बी इन कैपिटल। सो इफ चेयर इज द नेम ऑफ द क्लास, तो पहला सी उसका कैपिटल होगा, और बाद में हम उसको स्मॉल में लिखेंगे। जिस तरह से हम फंक्शन वेरिएबल्स वगैरह के जो नाम है उसको स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, सो द सेम वे क्लास के लिए ये कन्वेंशन है कि इट शुड हैव इट्स फर्स्ट कैरेक्टर इन कैपिटल। तो ये हमारा क्लास का नाम हो गया। फिर हमने कहा कि जस्ट लाइक इन स्ट्रक्चर्स वी कैन हैव एनी डेटा मेंबर्स इन आवर क्लासेस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स दैट वी हैव गॉट। तो हम उसमें से, लेट से हमारे पास चेयर के अंदर क्या होगा, चेयर इज गोइंग टू हैव लेंथ। लेंथ किस टाइप का होगा? तो हम कोई भी जो डिफॉल्ट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से कोई यूज कर सकते हैं। तो लेट से हम कहते हैं कि लेंथ विल बी ऑफ टाइप इंट। इंट में हमारे पास विड्थ होगी इसकी, और लेट से फ्लोट में हमारे पास इसका प्राइस होगा। सो वी हैव डिसाइडेड कि हमारा जो चेयर का जो क्लास है उसके अंदर ये तीन एट्रीब्यूट्स होंगे। वेन एवर वी विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो उसके अंदर ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेमोरी ऑक्युपाई कर लेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो लेट से हमने यहाँ तक कर लिया। एंड another thing that we discussed was that स्ट्रक्चर्स के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी। विद क्लासेस यू कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ योर डेटा, और उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम इसको अगर एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट डिक्लेयर कर दें, तो ये हमने उसको बता दिया कंपाइलर को कि ये जो नीचे तीन डेटा मेंबर्स हैं, दे आर बेसिकली प्राइवेट। तो अब हम इसको क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये क्लास हमारा बन गया है। क्लास के अंदर हमने क्या किया, दिस इज व्हाट वी कैन सेट कि ये हमारा क्लास जो है उसके डेटा मेंबर्स हैं, एंड वी हैव प्रोवाइडेड द एक्सेस स्पेसिफायर टू बी प्राइवेट, ताकि ये क्लास के बाहर से एक्सेस ना हो सके। सो लेट्स से इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप चेयर, तो हम चेयर को अब एज अ टाइप यूज करेंगे बिकॉज वी हैव डिफाइंड इट। तो अब हम चेयर टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एंड लेट्स से वी नेम द ऑब्जेक्ट एज C1। ये सेव हो गया, इसको रन करेंगे, एंड इट हैजंट गॉट अस एनी एरर्स। हम कुछ डिस्प्ले हम करवा नहीं रहे, इसलिए कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, बट द ऑब्जेक्ट C1 was created which was of type chair। तो C1 को मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो गई जितना इस ऑब्जेक्ट को चाहिए, जिसके अंदर एक लेंथ को स्पेस मिली, एक विड्थ को और एक प्राइस को। तो लेंथ, विड्थ और प्राइस जो है, इनको मेमोरी में स्पेस नहीं मिलेगी तब तक जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और अगर हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाएं, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी उतनी ही स्पेस मिलेगी जिसके अंदर एक लेंथ, विड्थ और प्राइस के जो वेरिएबल्स हैं वो पड़े होंगे। सो क्लास जब आप डिफाइन करते हैं, तो दिस इज बेसिकली इट्स अ मैप, और इट्स बेसिकली अ ब्लूप्रिंट जो आपने डिसाइड किया कि इसका जो स्ट्रक्चर है एक क्लास का वो किस तरह से होगा, उसकी शेप क्या होगी। और फिर जब आप उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जितने डेटा मेंबर्स आपने रखे हैं, हर ऑब्जेक्ट को उतने डेटा मेंबर्स जो हैं उसको मिलेंगे। सो ये इसी वजह से इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स भी कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्योंकि ये जो क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम इंस्टेंसेस भी कहते हैं। ये इंस्टेंसेस हैं ऑफ टाइप चेयर। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स इनको इसलिए कहा जाता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये वेरिएबल्स बनेंगे, ये वैसे नहीं बने होते। सो C1 के अंदर अपना लेंथ, विड्थ और प्राइस होगा, C2 के अंदर अपना लेंथ, विड्थ और प्राइस होगा। सो जैसे ही आप इंस्टेंस बनाते हैं, इन वेरिएबल्स की एक
सेट जो है वो उसको अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से दे आर बीइंग नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी सर, वो कुछ लोग हैं उनको अलाउ कर दें क्लास में। अच्छा, समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब हम एक काम फ्रीक्वेंटली करते थे स्ट्रक्चर्स के साथ, C1 डॉट लेंथ इक्वल टू 10। अब जब मैं ये काम करूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि आप क्लास के बाहर से, आप देखें क्लास यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो गई, कि मैं क्लास के बाहर से लेंथ को कैसे एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे देगा कि लेंथ जो है, सिंस इट इज़ डिफाइंड एज अ प्राइवेट डेटा मेंबर, इसको मैं क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मुझे ये चीज़ अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन हमें तो इन ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स को बार बार एक्सेस करना पड़ेगा, उसकी तो हमें ज़रूरत होगी, कभी चेंज करना पड़ेगा या रीड करना पड़ेगा। तो जब एक्सेस अलाउ नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इनके मेंबर फंक्शंस बनाएंगे, जिसको हम बिहेवियर कहते हैं क्लास का। ठीक है, तो हम बिहेवियर यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसको हम डिक्लेयर करेंगे एक्सेस स्पेसिफायर उसका पब्लिक। ये जो प्राइवेट और पब्लिक है इनको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ठीक है, तो ये हमने एक्सेस स्पेसिफायर इनका पब्लिक प्राइवेट रखा हुआ था, और अब नीचे जो फंक्शंस बनाएंगे उनको पब्लिक रखते हैं। ज्यादातर हम, और दो ये जरूरी नहीं है, आप कुछ डेटा मेंबर्स का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक रख सकते हैं, कुछ फंक्शंस का प्राइवेट रख सकते हैं, बट जनरली द ट्रेंड इज कि डेटा मेंबर्स के एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होगा और फंक्शंस का पब्लिक। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, void set chair set length और int लेंथ। ये हमने कहा कि हम एक चेयर की लेंथ सेट करेंगे और उसको जो है यहाँ पे क्या करेंगे, दिस which refers to the current pointer, which is a pointer that points to the current object। current object जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ वो किस तरह से पता चलेगा। सो दिस लेंथ जो है उसको सेट कर दें लेंथ के साथ। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो है, ये जो दिस पॉइंटर है, हम जब यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि ये काम तो अलाउ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन के थ्रू लेंथ की वैल्यू को सेट करेंगे। हमने उसके लिए ये फंक्शन बनाया, जैसे हमने बात की कि ये फंक्शन जो है दे आर बेसिकली कॉल्ड बिहेवियर ऑफ क्लास। ठीक है, ये इस क्लास का या इसके ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर है। तो ये हम इन मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज वी हैव डिफाइंड देम इन पब्लिक स्पेस। सो हम C1 पे ये फंक्शन कॉल करेंगे, C1 डॉट सेट लेंथ। हम C1 पे सेट लेंथ का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली लेंथ के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। और सेट लेंथ में हम उसको वही वैल्यू जो हम सेट करना चाहते थे 10 पास कर देंगे। अब ये काम हो जाएगा, ये वैल्यू 10 हो जाएगा, तो ये पास होगा यहाँ पे। तो ये जो लेंथ है यहाँ पे, ये लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है और उसके अंदर वैल्यू आ गई 10 की। और ये जो दिस डॉट लेंथ है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट का। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहा है। इंस्टेंस वेरिएबल कौन से ऑब्जेक्ट का? ये जो हमारे पास ये पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे C1 के साथ हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सो दिस रिफर्स टू C1। ठीक है, सो इस तरह से आप अगर दिस को आप इस फंक्शन को C2 के साथ करेंगे, सो इन दैट केस दिस इज गोइंग टू पॉइंट टू C2। तो जिस फंक्शन, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने फंक्शन कॉल किया है, दिस विल ऑलवेज रिफर्स टू दैट फंक्शन, टू दैट क्लास, और उसी के डेटा मेंबर्स को ये एक्सेस करेगा। ठीक है, सो बाय कॉलिंग दिस फंक्शन सेट लेंथ ऑन द ऑब्जेक्ट C1, दिस जो है वो C1 को रेफर करेगा और उसके लेंथ के वेरिएबल को मॉडिफाई कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें Cout C1 डॉट लेंथ, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? जी बताएं। 10 मिलेगी। हाँ, 10 मिलेगी 10। 10 नहीं मिलेगी, ये हमें फिर एरर देगा कि आप लेंथ को डायरेक्टली कैसे एक्सेस कर रहे हैं क्लास के बाहर से। ठीक है, यही तो अभी हमने रन करके देखा है कि हम लेंथ को यहाँ से एक्सेस ही नहीं कर सकते, इट्स अ प्राइवेट डेटा मेंबर। सर लेकिन हमने उसको पब्लिक में कर दिया ना। वो तो फंक्शन है, ये सेट फंक्शन सेट लेंथ का है, उसने तो सिर्फ वैल्यू चेंज की। तो हमें वैल्यू गेट करने के लिए एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा। सो इंट गेट लेंथ के, वो हमें गेट की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू रिटर्न करे, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस लेंथ।
कि जिस ऑब्जेक्ट पे भी ये फंक्शन कॉल हुआ हो उसकी लेंथ की वैल्यू हमें रिटर्न कर दे। हमें चूंकि C1 की लेंथ चाहिए तो हम यहाँ पे C1 पे ये फंक्शन कॉल करेंगे गेट लेंथ, और ये क्या करेगा, हमें C1 की वैल्यू निकाल वो रिटर्न कर देगा। हम उसको किसी वेरिएबल भी में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रेट अवे उसको सी आउट कर रहे हैं, और यहाँ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो वैल्यू चेंज की है वो वाकई चेंज हुई है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपको 10 वैल्यू मिल गई, विच मीन्स के वैल्यू अपडेट हो गई है। तो हमने वही काम किया, लेंथ की वैल्यू को अपडेट किया 10 से C1 के ऑब्जेक्ट के लिए। यही काम हम स्ट्रक्चर में भी करते थे, लेकिन उसमें हम डायरेक्टली ये काम ऐसे कर सकते थे, C1 डॉट लेंथ, इसको हम ऐसे कर देते और ये काम हमारा हो जाता, लेकिन क्लासेस हमें ये काम अलाउ नहीं करते। तो बेसिकली ये फंक्शन बनाने से, बीच में ये फंक्शन लाने से क्या फर्क पड़ा कि हम उसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, यहाँ मेन से कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये फंक्शन आ गया, हम C1 के साथ ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं और फिर फंक्शन के अंदर हम लेंथ को एक्सेस कर रहे हैं और लेंथ के साथ वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो बीच में ये फंक्शन लाने का हमें जो एडवांटेज हुआ वो ये था कि अगर हम ये काम करते तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि हम लेंथ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। कोई भी बंदा को डायरेक्टली इसको एक्सेस करके कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता है जो शायद रीजनेबल वैल्यू ना हो। तो हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि लेंथ की वैल्यू क्या हो सकती है। और अगर यही काम हम फंक्शन के थ्रू करें तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल है कि हम ये करें कि इफ लेंथ इज लेस देन 0, लेंथ चले 0 भी हो सकती है, वैसे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट लेट से 0 भी हो सकती है, बट एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं हो सकती। सो इफ लेंथ इज लेस देन 0 तो क्या करो, फिर ये वैल्यू असाइन ना करो एंड इंस्टेड क्या करो, एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर दो, cout इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप 0 से कम वैल्यू आप -1 देंगे, -2 देंगे, तो ये आपको वैल्यू मॉडिफाई नहीं करने देगा, ये आपको एरर, अगर इस 10 को मैं -10 करके अब चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, इनवैलिड वैल्यू, इसने मुझे इनवैलिड वैल्यू का, सर इसमें एल्स नहीं आता क्या? जी एल्स नहीं आता इसमें, एल्स? हाँ हाँ हाँ, एल्स आता है, इसको हम यहाँ पे एल्स में डाल देंगे। ठीक है, तो इफ द वैल्यू इज लेस देन, सॉरी ये मैंने उल्टा वो डाला है, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो लेंथ की वैल्यू को सेट करें, अगर वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो ये इनवैलिड जो है ये मैसेज दिखा दे। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक एंड एल भी डाल देते हैं ताकि हमें पता चले। अब आप देखें इसने इनवैलिड का मैसेज मुझे दिखा दिया, और यहाँ पे ये जो नीचे वैल्यू आपको नजर आ रही है ये गार्बेज वैल्यू है जो वहां पे पहले से पड़ी हुई थी। तो इसने क्या किया, वैल्यू को -10 तक मॉडिफाई नहीं करने दिया। ठीक हो गया जी, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी का? नहीं सर। अच्छा, तो इसने क्या किया, वैल्यू को मॉडिफाई ये तब करने देगा जब हमारे पास ये मसला जो है, ये जो हमने कंडीशन लगाई है इसको फुलफिल करेगी वैल्यू तो ये मॉडिफाई करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। अगर हम इस ये चीज होती जो स्ट्रक्चर के अंदर मैकेनिज्म था, इसके अंदर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं था कि हमने कौन सी वैल्यू रखनी और कौन सी नहीं रखनी। इसी चीज को हम कहते हैं, ये जो है यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाई है कि वैल्यू कब चेंज होगी और कब नहीं, ये बेसिकली हमने इंश्योर की है विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइवेट स्पेसिफायर कि आपने इसको डायरेक्ट एक्सेस से रोक दिया, तो अब फंक्शन के अंदर हम अपनी मर्जी के जो कंडीशंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो काम हमने किया है एक्सेस स्पेसिफायर से, इसको हम कहते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन, कि हमने डेटा को हाइड कर दिया या उसको प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक सर है, ये काफी लेंथी हो जाएगा सर। क्या सर ये प्रोग्राम काफी लेंथी हो जाएगा सर, काफी सारे फंक्शंस बनाने पड़ेंगे हाँ उसके हाँ, लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये आपको एक एक क्लास के लिए काफी सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे, बट दिस इज द राइट वे टू कोड। अगर आप इस तरह से कोड नहीं करेंगे तो आपके पास काफी सारे प्रॉब्लम जो हैं, आपका कोड जो है वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। और ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसमें इस तरह के चीज़ों को बाय मिस्टेक एक्सेस करना, उसको मॉडिफाई करने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब आप इस तरह के अप्रोच के साथ जाएंगे, so that is basically making sure कि
कुछ क्लासेस आप बनाएंगे, कुछ आपके दूसरे टीम मेंबर्स बनाएंगे। तो दिस इज टू मेक श्योर कि बाद में जब चीजें इंटीग्रेट होंगी तो आपस में उनके प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, ओके सर। तो ये इनिशियली आपको इसकी ज्यादा एफर्ट पड़ेगी, लेकिन बाद में इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब आपने एक चीज नोट की कि जब हम वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर रहे थे तो उसकी वैल्यू जो है वो काफी अजीब आ रही थी। यहाँ पे अगर इसको मैं वापस 10 कर दूं, सी आउट C1 डॉट गेट लेंथ, ठीक है, तो ये अगर हम इसको प्रिंट कर दें तो वो -10 को मैंने वापस 10 कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास पहले गार्बेज वैल्यू आ रही है और उसके बाद उसने क्या किया, वैल्यू मॉडिफाई की और अब आपके पास उसकी वैल्यू 10 आ रही है। तो हमने जब वैल्यू मॉडिफाई की इस 10 के साथ, तो यहाँ पे ये फंक्शन हमें 10 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम वैल्यू प्रिंट करें तो कोई गार्बेज वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है। तो ये भी एक मसला हो सकता है कि अगर हमने वैल्यू सेट ना की और उससे पहले ये वैल्यू कहीं पे यूज कर ली तो वो गार्बेज वैल्यू यूज हो जाएगी और उससे हमारे सारे रिजल्ट्स जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना बड़ा लाजमी है कि ऑब्जेक्ट बनाते साथ ही उसकी वैल्यू जो है वो एक रीजनेबल वैल्यू पे सेट हो जाए। तो कंस्ट्रक्टर के लिहाज से हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी कि इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मेंबर फंक्शन। और स्पेशल क्यों है? पहली चीज कि इसका रिटर्न टाइप नहीं होता, दूसरी चीज के इसका नाम एग्जैक्टली वही होगा जो क्लास का नाम होगा, और तीसरा ये कि इसको हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते, हम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये स्ट्रेट अवे खुद ही कॉल हो जाएगा। सो ये बनाते हैं चेयर, सो इसका रिटर्न टाइप नहीं है, नेम ऑफ द फंक्शन इज चेयर। एंड लेट्स से हम पैरामीटर्स डिफरेंट इसको पास करवा सकते हैं, लेकिन लेट्स से फॉर नाउ हम इसको कोई पैरामीटर सेट नहीं करते और हम कहते हैं कि लेंथ इक्वल टू 0, width इक्वल टू 0 और प्राइस इक्वल टू 0.0। तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर तीनों पैरामीटर्स को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर हम अपना कोड चलाएंगे तो अब आप देखेंगे वैल्यू को सेट करने से पहले उसकी वैल्यू 0 है और फिर जब हमने 10 सेट की तो अगली बार उसकी वैल्यू जो है वो 10 प्रिंट हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये आपने देखा कि इस कंस्ट्रक्टर को हमने कहीं कॉल नहीं किया, लेकिन जस्ट हमने उसका नाम क्लास के नाम की तरह रखा और कंपाइलर ने खुद रिकॉग्नाइज किया कि इट्स अ कंस्ट्रक्टर और ये बाय डिफॉल्ट कॉल होगा। जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे C1 के लिए अलग से कॉल होगा, C2 के लिए अलग से होगा, और जितने आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जैसे ही आप उसको डिक्लेयर करेंगे स्ट्रेट अवे कंस्ट्रक्टर उसके ऊपर कॉल हो जाएगा और उसकी उसके अंदर वो गार्बेज वैल्यू थी वो बाय डिफॉल्ट उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ उसको एक रीजनेबल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, जी यस सर। अच्छा, देन हमने बात की कि जस्ट लाइक एनी अदर मेंबर फंक्शन वी कैन ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर आल्सो। सो लेट्स से हम यहाँ पे ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हमने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाया चेयर, अगेन नाम उसका वही होगा और इस दफा हमने उसको एक इंट वैल्यू पास कर दी। ठीक है, एंड दैट इंट वैल्यू लेट्स से इज a और इसको हम लेट्स से एक फ्लोट वैल्यू भी पास कर देते हैं विच इज b। सो लेंथ इज इक्वल टू a, width is equal to b, sorry width is equal to a and price is equal to b। तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी की वैल्यूज यहाँ पे पास की और उससे इनको इनिशियलाइज कर दिया। सो नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन कि हम डायरेक्टली अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और अगर हम ऐसे बनाएं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाएं C3 और उसको हम पास करें 3 और 5.5, तो अब अगेन हम किसी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर रहे, जस्ट लाइक जिस तरह से हम इस तरह यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे थे, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को एक नया नाम देंगे और उसको ये वैल्यूज पास कर देंगे एंड द कंपाइलर इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज के इसने दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करना है बिकॉज वी आर पासिंग एन इंटीजर एंड अ फ्लोट वैल्यू। तो अब C3 के लिए ये दूसरे वाला कंस्ट्रक्टर ये कॉल करेगा और उसकी लेंथ और विड्थ की वैल्यू को 3 सेट कर देगा और उसकी प्राइस जो है वो 5.5 सेट कर देगा। सो पहले दो के लिए पहला वाला कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट है जो हर चीज को 0 पे सेट कर रहे हैं वो कॉल होगा और C3 के लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब एक और चीज जो है दैट इज द केस के हमारे पास क्लास के अंदर जनरली काफी ज्यादा मेंबर फंक्शंस होंगे और उससे क्लास काफी ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा और उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अब मैंने
जब आपने मेन से मुख्तलिफ फंक्शंस कॉल करने हैं तो आपको बार बार यहाँ पे आके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये फंक्शन का नाम क्या है जो आप कॉल कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ये रश को कम करने के लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ से ये पूरी चीज़ जो है इसको यहाँ से उठा दें, ताकि हमारे क्लासेस जो हैं वो ज़रा हल्के नज़र आएं और वो देखने में अच्छे हों। तो हमने पूरा उसका जो बिहेवियर है, उसके जो सारे फंक्शंस हैं वो यहाँ से उड़ा के यहाँ पे नीचे डाल देते हैं। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे डाल दिया ताकि हमारे क्लासेस जो हैं वो ज़रा देखने में साफ लगें। तो ये एक पहला कंस्ट्रक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये ज़रा इसकी इंडेंटेशन में ठीक कर लूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा जो मेंबर फंक्शंस थे वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं कौन से? तो हमें सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन या उनका जो जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर जो है वो चाहिए होगा। तो पहला कंस्ट्रक्टर हमारा क्या था? चेयर, और उसको कोई चीज़ पास नहीं हो रही थी और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे ताकि हमें सिर्फ नाम का अंदाज़ा हो कि ये फंक्शन जो है इसका नाम क्या है, इसको हमें क्या पास करना होगा और ये हमें क्या रिटर्न करे। ये कंस्ट्रक्टर है तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन बाकियों के लिए हम वो बताएंगे। तो यहाँ से हमें आसानी से हम देख के पता लगा सकते हैं कि हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। दूसरा कंस्ट्रक्टर था हमारा चेयर के नाम से अगेन, और उसको हम एक इंटीजर पास कर रहे थे और एक फ्लोट पास कर रहे थे। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन था वो हमारा था void set लेंथ के नाम से, और उसको हम एक इंटीजर पास कर रहे थे लेंथ के नाम से। चौथा जो हमारा फंक्शन था दैट वाज int get length, और उसको हम कुछ पास नहीं कर रहे थे। ये अगर आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये चार फंक्शंस हैं। चेयर जिसको कुछ पास नहीं हो रहा है, दूसरा चेयर जिसको एक इंटीजर और फ्लोट पास हो रहा है, सेट लेंथ जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और उसको एक लेंथ या इंट पास हो रहा है, और गेट लेंथ जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको कुछ पास नहीं हो रहा है। तो ये हमारे चार फंक्शंस हैं और उनके हमने सिर्फ डिक्लेरेशंस यहाँ पे डाल दिए। अब आप आसानी से इन फंक्शंस को यहाँ पे अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं और ये काफ़ी रीडेबिलिटी उसकी काफ़ी बेहतर हो गई है। इससे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा था एक एक फंक्शन के लिए, अब आप आराम से सारे फंक्शंस एक व्यू में देख सकते हैं और उनको अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉल कर सकते हैं। अब अगला मसला ये है कि ये काम तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, बट हाउ वुड द कंपाइलर नो कि ये बेसिकली इसी क्लास के फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे और क्लासेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर को बताने के लिए कि ये जो फंक्शन है ये कौन सी क्लास का है, हमें क्लास का नाम चाहिए होगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर चाहिए होगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू डिसाइड के इन ऑर्डर टू लेट द कंपाइलर नो कि ये फंक्शन किस क्लास का है, सो वी नीड क्लास नेम, और ये जो चीज है इसको हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, और साथ में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा ताकि हम बता दें कि ये फंक्शन जो है ये किस क्लास के अंदर है। सो चेयर इज द नेम ऑफ द क्लास और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया और ये फंक्शन का नाम आ गया। अब कंपाइलर को पता चल गया कि ये फंक्शन जो है ये किस क्लास का फंक्शन है, क्योंकि हमने इसको क्लास की बॉडी से बाहर निकाल दिया है, हम इसको क्लास की बॉडी के अंदर नहीं रख रहे। तो जो कंफ्यूजन थी कि ये फंक्शन कहाँ से बिलोंग करता है वो हमने खत्म कर दी है। अगेन चेयर एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इल्फ के साथ भी हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, यहाँ पे हम क्लास का नाम लिख लेंगे फंक्शन के नाम के साथ और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर साथ लगा देंगे, और इसके साथ भी यही करेंगे चेयर। तो हमने कंपाइलर को बता दिया कि ये जो सारे फंक्शन जो इधर ओपन पड़े हुए हैं ये बेसिकली इस क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं, और अब अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव डिक्लेयर्ड ऑल द मैपिंग्स के ये यहाँ पे फंक्शन के सारे डिक्लेरेशंस यहाँ पे आ गई और उनकी डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे बाहर आ गई, और उसको हमने लिंक कर दिया अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस के साथ। यहाँ पे अगर आप इन वेरिएबल्स को नाम ना भी दें तो स्टिल दैट इज फाइन, क्योंकि हम सिर्फ बता रहे हैं कि चेयर जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम क्लास के नाम के जैसा है, इसको पहली वैल्यू एक इंटीजर पास होगी और दूसरी वैल्यू जो है वो एक फ्लोट पास होगी। तो यहाँ पे वेरिएबल के नाम आप ना भी दें स्टिल दैट इज फाइन, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का क्या नाम है और उसको क्या पास हो रहा है, या इट मीन्स के क्या डेटा टाइप्स इसको पास हो रहे हैं। तो इसको
कंस्ट्रक्टर है, इसको कुछ पास नहीं हो रहा, इसको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, अगेन कंस्ट्रक्टर कुछ पास नहीं हो रहा, इसको सॉरी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। एक इंटीजर वैल्यू इसको पास होगी पहली, दूसरी फ्लोट वैल्यू होगी, और ये फंक्शन जो है सेट लेंथ ये वॉइड रिटर्न करेगा, इसको एक इंटीजर वैल्यू पास होगी। सो जस्ट द डेटा टाइप्स आर सफिशिएंट फॉर डिक्लेरेशन। डेफिनेशन में आपको वेरिएबल का नाम लाजमी बताना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में आप फिर आगे उन वेरिएबल्स को यूज करेंगे, लेकिन डिक्लेरेशन में वेरिएबल का नाम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हेलो, यस सर, ठीक है कोई सर। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, तो जिस तरह से हमने ये लेंथ के लिए ये सारा काम किया, द सेम वे वी मे ऑल्सो नीड टू डिफाइन सम फंक्शंस फॉर विड्थ फॉर प्राइस। हमें मुख्तलिफ और फंक्शंस भी डिफाइन करने पड़ सकते हैं। लेट से हम कोई टैक्स वगैरह भी प्राइस पे अगर हम लगाना चाहें, तो जो भी आपकी जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप ये सारा काम कर रहे हैं, वट एवर द प्रॉब्लम सिनारियो इज, अकॉर्डिंगली आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक फंक्शंस बना सकते हैं, एंड दे आर गोइंग टू डू द रिक्वायर्ड जॉब फॉर यू। और आप उन फंक्शंस को कॉल करेंगे विच इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस क्लास, और वो जो है आपको उस तरह का वो काम करके देगा। सो अगर हम यहाँ पे कोई और क्लास यहाँ पे बना दें, तो क्लास टेबल, और यहाँ पे और ये हमें यहाँ पे टेबल क्लास बन गई। अगेन इसी तरह से हम पहले उसके डेटा मेंबर्स डिफाइन करेंगे, उनको हम प्राइवेट रखेंगे, फिर मेंबर फंक्शंस डिफाइन करेंगे, उनको पब्लिक रखेंगे, और इस तरह से फिर आगे यहाँ पे हमें अलाउ हो जाएगा कि हम टेबल के भी ऑब्जेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर उसी तरह से हम कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड कर सकते हैं, दूसरे फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो टेबल के मेंबर फंक्शंस को टेबल क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, या उसको बाहर डिफाइन करके साथ में टेबल के साथ एक्सेस स्पेसिफायर लगा के यूज कर सकते हैं। सो ऑल दैट वी डिड फॉर चेयर कैन बी देन फॉर अदर क्लासेस लाइक टेबल्स एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ having data members and member functions within a class, defining different access specifiers for the different uh, types of members that we have in the class, क्योंकि हमने data members को private define किया और member functions को public। There is another access specifier जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम inheritance का टॉपिक कर लेंगे, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। हम बाद में कि ये होता क्या है, इसको कब यूज करेंगे, वो जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वहां पे हम इसको कवर करेंगे। सर ये ठीक है, कंस्ट्रक्टर से जो काम हम लेते हैं वो इनहेरिटेंस का नहीं होता? नहीं नहीं, ये इनहेरिटेंस का कंप्लीटली डिफरेंट काम होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए होता है। मैंने आपको वो थियरी के क्लास में एक एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम के, अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस ऐसे हैं कि उनका काफ़ी सारा जो उनके डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं वो कॉमन है उनके अंदर, तो फिर हमें इनहेरिटेंस हेल्प करती है कि हम डुप्लीकेशन को अवॉइड करके उसको एक दफ़ा कोड करें और मल्टीपल जगह पे उसको यूज़ करें। जैसे अगर मेरे पास टेबल की क्लास जो है, इसके अंदर भी अगर मैं डिफाइन करता हूं प्राइवेट, इसको भी अगर यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास इंट लेंथ है, और क्योंकि टेबल का भी कोई लेंथ होगा, इंट विड्थ है, और इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे कोई प्राइस भी होगी उसकी, वो भी फ्लोट होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं, लेंथ विड्थ और प्राइस, या शायद इसका यहाँ पे कोई और भी डेटा मेंबर हो, लेट्स से स्ट्रिंग कलर, तो आप देखें कि लेंथ विड्थ और प्राइस जो है ये सारे हम डुप्लीकेट कर रहे हैं। यही चीज़ें हमने चेयर के लिए भी डिफाइन की थी और उसको हम दोबारा डिफाइन कर रहे हैं टेबल के लिए। तो उस दोबारा डेफिनेशन जो है इसको अवॉइड करने के लिए हम इनहेरिटेंस यूज करेंगे, जो हमें अलाउ करेगा कि हम ये डुप्लीकेशन ना करें, इसको एक दफ़ा एक जगह पे डिफाइन करें और मल्टीपल जगहों पे उसको रीयूज कर लें। सो दैट इज बेसिकली अ सॉल्यूशन टुवर्ड्स अवॉइडिंग डेटा डुप्लीकेशन, कोड डुप्लीकेशन बेसिकली। वो सारे मेंबर फंक्शंस और वो सारे डेटा मेंबर्स जो हमें मल्टीपल जगहों पे चाहिए होंगे, हम एक दफ़ा डिफाइन करेंगे एक जगह पे और मल्टीपल जगहों से उसको यूज करेंगे। ओके ठीक है, सर, थैंक यस। और कोई क्वेश्चंस हैं? नो सर। अच्छा चलें, ये प्रैक्टिस कर लें, यहाँ से हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे।
और सरताज मुझे अटेंडेंस भेज दें। ओके सर। सर ठीक है। ये लेक्चर अपलोड कर दे। हाँ ये लेक्चर भी अपलोड कर दे सर। हाँ हाँ, ये मैं कर अपलोड। दूंगा। सही है सर, और ठीक। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। ओके, थैंक यू।